हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग वैज्ञानिक प्रबंध की तकनीकों के देखेंगे। टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ठीक है, इसमें सबसे पहला है कार्य का वैज्ञानिक अध्ययन, साइंटिफिक स्टडी ऑफ वर्क। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी प्रबंध में जो कार्य हो रहा है या होता है, उसमें टेलर ने कुछ वैज्ञानिक सिद्धांतों को डाला है। ठीक है, इन वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर कार्य को किस प्रकार से सही तकनीकों द्वारा या नए तकनीकों द्वारा कार्य को पूरा किया जा सकता है, उस पर बल दिया गया है। जिसमें सबसे पहला पॉइंट कार्य का वैज्ञानिक अध्ययन जो पार्ट है उसको हम देखते हैं। इसके अंतर्गत एक संस्था में संपन्न की जाने वाली सभी गतिविधियों का गहन अध्ययन किया जाता है ताकि न्यूनतम प्रयत्नों से अधिकतम उत्पादन प्राप्त किया जा सके। जो भी कार्य हो रहा है किसी भी प्रबंध में, किसी भी संस्था में, उस कार्य का बहुत गहन बहुत गहराई से उसका अध्ययन किया जाता है और यह पता लगाया जाता है कि वो कार्य पूरा करने में उत्पादन की जो लागतें हैं वो कितनी लग रही हैं और उसमें जो प्रयास किए जा रहे हैं मजदूरों द्वारा, वो प्रयास कितना अच्छे ढंग से हो रहा है जिससे कि वो कार्य को पूरा किया जा सके। इसके लिए वैज्ञानिक प्रबंध में कार्य अध्ययन पर विशेष बल दिया गया है। क्योंकि हम जैसे जानते हैं कि टेलर जो हैं वो अकुशलता के बहुत घोर विरोधी थे। उनको नहीं वो नहीं चाहते थे कि जो भी मजदूर या कर्मचारी एक प्रबंध में, एक संस्था में काम कर रहे हैं, वो उनके पास कुशलता नहीं हो या फिर वो अपने काम से अनभिज्ञ हो। वो चाहते थे कि ऐसे मजदूरों को और ऐसे कर्मचारियों को नियुक्त किया जाए जो अपने कार्य के बारे में उनको पूरी जानकारी हो, ज्ञान हो और उनमें वो कार्य को पूरा करने के लिए कुशलता भी हो, योग्यता भी हो। तो इसी क्रम में उन्होंने कुछ प्रयोग किए। जैसे सबसे पहले हम देख रहे हैं समय अध्ययन, टाइम स्टडी, गति अध्ययन, मोशन स्टडी, थकान अध्ययन, फैटीग स्टडी और कार्यविधि अध्ययन, जिसको हम बोलते हैं मेथड स्टडी। तो इन चारों के द्वारा उन्होंने कार्य का वैज्ञानिक अध्ययन किया। इसके द्वारा समय, गति, थकान और कार्यविधि। तो इसके अंतर्गत हम सबसे पहला देखते हैं समय अध्ययन। इसके अंतर्गत हम यह देखते हैं कि सामान्य योग्यता एवं बुद्धि वाले सामान्य व्यक्ति को किसी कार्य को सामान्य रूप से संपन्न करने में कितना समय लगता है। उन्होंने यह प्रयास किया इसके द्वारा जानने की कि एक संस्था में अगर कुछ कर्मचारी काम कर रहे हैं तो जो सामान्य कर्मचारी हैं उनमें काम करने के लिए उनमें वो कितना सभी अगर एक जैसा काम कर रहे हैं तो सभी को उस काम को पूरा करने में कितना समय लगता है और इसी के आधार पर किसी कार्य को करने का प्रमापित समय ज्ञात किया जाता है। तो इसी से यह पता लगाया जाता है कि किसी विशेष कार्य या किसी कार्य को करने में कितना समय लगता है। उसका एक नाप होता है कि अमुक काम को करने में इतना समय लगा। तो यही चीज़ हम समय अध्ययन में करते हैं। तो इसके आधार पर ही मजदूरी की दर भी निश्चित की जाती है। मजदूरी की दर प्रमापी के आधार पर की जाती है। मान लो कि अगर उस कार्य को करने में कम समय लेता है कोई मजदूर, तो उसके हिसाब से उसको ज़्यादा मजदूरी दी जाती है और उसी काम को करने में अगर दूसरा मजदूर ज़्यादा समय लगाता है, अधिक समय लगाता है, तो उसको कम मजदूरी दी जाती है। तो इसी के आधार पर जो मजदूरी की दर है वो भी निश्चित की जाती है।
अब इसका समय अध्ययन का उद्देश्य क्या होता है? तो सबसे पहला उसका उद्देश्य यह ज्ञात करना होता है कि निश्चित कार्य को करने में कितना समय लगता है। किसी कार्य को कुशलतापूर्वक करने का प्रमापित समय निर्धारित करना, कार्य के प्रवाह में एक रूपता लाना ताकि संयंत्र के अभिन्यास में सहायता प्राप्त हो सके, और उत्पादन लागत तथा उत्पादन में लगने वाले समय का निर्धारण करना। तो ये एक उन्होंने टाइम स्टडी किया जिससे ये पता लगाया कि किसी निश्चित काम को करने में वो कितना समय लगता है। उसी के आधार पर उन्होंने एक मजदूरी पद्धति भी तय किया। अब यहाँ पे उन्होंने क्या विधि अपनाई? तो सबसे पहले उत्पादन की प्रत्येक क्रिया को उन्होंने छोटी छोटी क्रियाओं में विभाजित कर दिया और उस क्रियाओं को फिर उप क्रियाओं में विभाजित कर दिया और उस क्रिया को मजदूरों से करवाया गया और देखा गया कि एक मजदूरों का समूह जो है वो उस काम को कितने समय में पूरा करता है। तो ऐसे एक कार्य को छोटे छोटे भागों में विभाजित करके समय को नोट किया गया। तो ये समय नोट करने की का जो विधि अपनाई गई वो स्टॉप वॉच अपनाई गई। स्टॉप वॉच द्वारा उसे समय को काउंट किया गया और फिर सारे समय को एक साथ जोड़कर देखा गया कि पूरा एक काम को करने में वो कितना समय लगाता है। तो उसी के आधार पर वो इस समय के अध्ययन को उन्होंने पूरा किया और इसका लाभ यह हुआ कि जितनी भी व्यर्थ जो क्रियाएं किया जाता था वो व्यर्थ क्रियाओं को हटा दिया गया और श्रमिकों की कुशलता की मापक भी वह हो गया और इसमें प्रेरणात्मक मजदूरी पद्धति को भी अपनाई जा सकी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि समय अध्ययन से वो एक काम को कितने कुशलता पूर्वक ढंग से कोई श्रमिक कम समय लेते हुए पूरा करता है। उसके बाद हम देखते हैं गति अध्ययन, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में मोशन स्टडी। अब किसी भी संस्था में काम करने के लिए यह बहुत आवश्यक है कि अनावश्यक और अकुशल गति को रोका जा सके। वास्तव में कार्य करने की सर्वश्रेष्ठ रीति का पता लगाना होता है, यही गति अध्ययन कहलाता है। अब इसमें क्या होता है कि प्रत्येक कार्य को करने में श्रमिक को अपने हाथ पैर हिलाने पड़ते हैं। तो इस विधि के अंतर्गत ये देखा गया है कि एक श्रमिक जो किसी भी काम को करने में वो अपने हाथ और पैरों का इस्तेमाल कितना कर रहा है। अगर किसी एक सामान्य काम को करने में अगर एक श्रमिक को काफ़ी अपने शरीर का अगर उसको मूवमेंट करना पड़ रहा है, काफ़ी बार उसे हाथ पैर हिलाना पड़ रहा है, तो इससे क्या होता है कि उसे थकान का अनुभव भी होता है और उस काम को पूरा करने में समय भी उसका अधिक लगता है। तो इस तरह से टेलर ने यह अपना अध्ययन में यह निकाला कि किसी भी सामान्य काम को करने में कम से कम हाथ पैर का मूवमेंट हो, हाथ पैर की जो गति, हाथ पैर चलाने की जो ज़रूरत पड़ती है वो कम से कम हो, जिससे कि उस मज़दूर को थकान भी कम महसूस हो और उस काम को जल्दी भी पूरा किया जा सके। तो इन्होंने कुछ एक उदाहरण भी अपने समक्ष प्रस्तुत किया, जैसे कि जो ईंट जोड़ाई का काम होता है, जहाँ पे राजमिस्त्री ईंट जोड़ते हैं, तो वहाँ पे उन्होंने देखा कि जहाँ 18 घंटे लगते थे किसी काम को करने, घंटे नहीं 18 बार वो श्रमिक हरकत करता था, अपने हाथ पैर हिलाता था, उसी चीज़ को उन्होंने कम किया और कम करके उसे 5 बार और या 3 बार ही वो हिला सके। इस तरह से उन्होंने एक उसका निष्कर्ष निकाला। तो इससे इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य यह था कि यहाँ पे भी अनावश्यक और अकुशल गतियों को समाप्त करना होता है और कार्य को सर्वोत्तम विधि से पूरा करना और कम से कम थकान से उस समय को हम बचा सकते हैं जो समय लगता है काम करने में। तो इस तरह से हमारा लागत भी कम लगता है और जो मज़दूर की थकान है, जो मज़दूर की जो शरीर का मूवमेंट है वो भी कम किया जा सकता है। वैसे ही हम तीसरा पॉइंट देखते हैं, थकान अध्ययन। यहाँ पर भी टेलर ने ये
अध्ययन करने की कोशिश की है कि एक मजदूर को अपने काम को पूरा करने में कितनी थकान होती है, क्यों होती है, और उसे कैसे दूर किया जा सकता है। वो चीज़ को वो सुधारना चाहते थे और ये उन्होंने एक प्रयोग इसमें किया और उस प्रयोग को 2 तरीके से उन्होंने कम किया। जैसे पहला है, एक तो कार्य के बीच में आराम का समय देकर और दूसरे कार्य की उचित मात्रा निश्चित करके। तो यहाँ पर टेलर ने एक अपना प्रयोग किया। उन्होंने सबसे पहले क्या किया कि थकान कम हो एक मजदूर को, तो सबसे पहले उसकी जो काम करने का जो एक कैपेसिटी होता है, काम को एक निश्चित कर दिया गया कि तुमको इतना ही काम करना है, उसकी मात्रा निश्चित कर दी गई। और दूसरा है कि वो थकान न हो एक मजदूर को, उसके लिए उन्होंने बीच में आराम देने का भी फैसला किया। तो ऐसा प्रयोग करके उन्होंने देखा कि जो पहले थकान की वजह से जो उसकी कार्य क्षमता घट जाती थी किसी भी मजदूर की, लेकिन अगर हम थकान अध्ययन करके और ये सारी बातों को अगर सामने रखते हैं तो हम देखते हैं कि उसमें पॉजिटिव रिजल्ट हुए हैं और मजदूर को कम थकावट हुई, जिससे कि उसकी कार्य क्षमता भी बढ़ी। वैसे ही हम देखते हैं चौथा पॉइंट में दिया है कार्य विधि का अध्ययन, मतलब मेथड। मतलब उन्होंने ये पता लगाने की कोशिश की कि एक उत्पादन के जो सभी साधन हैं उसका अच्छे से अच्छा अनुकूलतम उपयोग किया जा सके, ताकि लागतों को उसको जो लागत लगती है, उसमें जो कॉस्ट लगता है, उसको कम किया जा सकता है। इसके अंतर्गत उन्होंने वैसे ही किया जैसे पहले बार गति अध्ययन में किया था कि काम को उन्होंने छोटे छोटे मात्रा में विभाजित कर दिया और उस काम को फिर उन्होंने उसका अध्ययन किया कि जैसे कि अगर जैसे एक फैक्ट्री है जहाँ पे उत्पादन का काम हो रहा है, तो वहाँ पे कच्चे माल की भी ज़रूरत होती है। तो कच्चा माल का स्थान कहाँ होना चाहिए जिससे कि उसको फैक्ट्री तक लाने में कम से कम उसको दूरी मेंटेन करना पड़े, कम से कम दूर हो। और दूसरी बात है कि जो वहाँ से अर्धनिर्मित माल अगर दूसरे जगह जाता है निर्मित माल में परिवर्तित होने के लिए, तो वो भी समय जो है वो कम लगे। तो इससे क्या है, आवागमन में जो समय बर्बाद होता था उस समय को हटाया गया, उस समय में कमी की गई और जिससे कि वो काम बहुत अच्छे ढंग से और कम समय में वो पूरा होता है। उसी तरह से जितने भी औजार लगते हैं, जो मशीनें हैं, जितने भी औजार उस काम को पूरा करने में लगाया जाता है, या फिर जितने कर्मचारी उस काम को करने के लिए नियुक्त किए जाते, उस कर्मचारी के संख्या में भी कमी की गई, ताकि कम कर्मचारियों से कार्य को अच्छे कुशलता पूर्वक ढंग से उसे कैसे पूरा किया जा सके, ताकि इसमें जो कॉस्ट बैठता है, उसकी जो लागत होती है एक वस्तु को बनाने में, उत्पादन करने में, उसको कम किया जा सकता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कुछ अध्ययन द्वारा वो टेलर ने ये कोशिश की है कि जो अनावश्यक होती है, या फिर जो समय की बर्बादी होती है, या फिर जो मजदूरी में अकुशलता का जो समस्या होती है, वो सारे समस्या को उन्होंने दूर करने की कोशिश की है। तो ये सबसे पहला उनका कार्य का वैज्ञानिक अध्ययन का ये कुछ 4 उपविभाग 4 पार्ट में उन्होंने बांटा है, जिसका आज हमने अध्ययन किया है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम उसका नेक्स्ट कार्य को देखेंगे, जो कार्य का वैज्ञानिक नियोजन है। हम देखेंगे कि कार्य का किस तरह से उन्होंने वैज्ञानिक नियोजन पर बल दिया है।